हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा के मेल लीड फीमेल और मेल दोनों को एक साथ जो एक ही रूम में एक ही बिस्तर पर सो रहे होते हैं। वहीं बैकग्राउंड से इस ड्रामे की मेल लीड एक्टर की आवाज आ रही होती है जिसमें वो कह रही होती है, मेरा नाम समर है और आज हमारी शादी का आखिरी दिन है। जिसके बाद वो उठ जाती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है। जब मिस समर वॉशरूम से वापस आती है तब मिस्टर जॉर्ज भी उठ चुके होते हैं। तभी मिस्टर जॉर्ज मिस समर के वापस आते ही उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहते हैं, ये डिवोर्स अग्रीमेंट है और इस पर साइन करो। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा अग्रीमेंट खत्म हो चुका है। जिसके बाद मिस समर उनसे कुछ कहना चाहती हैं पर मिस्टर जॉर्ज उनकी कोई बात नहीं सुनते और उनसे कह देते हैं, अगर उस दिन तुमने मुझे ड्रग नहीं दिया होता तो मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की होती। तुम चुपचाप इस पर साइन करो। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट आकर उन्हें बताता है, मिस्टर जॉर्ज मिस नैन्सी आ चुकी है। मिस नैन्सी मिस समर की बहन है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस समर अपना सामान लेकर और वो डिवोर्स पेपर लेकर घर से बाहर जा रही होती हैं और काफी तेज बारिश हो रही होती है। जिसके बाद मिस नैन्सी भी गाड़ी से आ जाती हैं और मिस्टर जॉर्ज उन्हें रिसीव करने जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर मिस समर को काफी बुरा लगता है और वो काफी सैड हो जाती है। जिसके बाद वो अपना सामान और वो डिवोर्स पेपर वहीं पर गिराकर बारिश में पैदल चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कहानी 5 साल आगे बढ़ चुकी है और मिस्टर जॉर्ज डॉक्टर्स के साथ बैठे हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपको एक काफी अजीबोगरीब बीमारी हो चुकी है जब से आपका डिवोर्स हुआ है 5 साल पहले। मुझे लगता है इस बीमारी का ये मतलब हो सकता है कि आप अपनी एक्स वाइफ से अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिसपे मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मिस नैन्सी से ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर उनसे कहते हैं, हम तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अपने डिवोर्स के बाद आप किसी भी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो आपको उससे फोबिया होने लगता है, तो शायद ही इसी कारण है। जिसके बाद वो कहते हैं, लेकिन हमारे साइंस ने इस बीमारी का एक इलाज ढूंढ लिया है और हम आपको उसकी थेरेपी के लिए भेजना चाहते हैं। जिसे मिस्टर जॉर्ज राजी हो जाते हैं और उन्हें एक क्लब में भेज दिया जाता है जहाँ काफी सारी लड़कियां उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं। पर उन लड़कियों में से कोई भी मिस्टर जॉर्ज को हाथ लगाता है तो उन्हें कोई फील नहीं होता। उन लड़कियों को टच करने से मिस्टर जॉर्ज को कोई फीलिंग नहीं होती। तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है जिसने मास्क पहना होता है, वो मिस समर होती है। वो मिस्टर जॉर्ज के साथ फ्लर्टिंग करती है जिससे उन्हें काफी अच्छा लगता है और उन्हें काफी गुड फीलिंग हो रही होती है। तभी मिस्टर जॉर्ज उस लड़की को किस करने लगते हैं और उसे लेकर एक रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मिस्टर जॉर्ज जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की मिस समर है और वो काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जब समर उनसे कहते हैं, काफी दिन हो गए, हम बहुत दिन बाद मिले। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज उनसे पूछते हैं, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जिसपे मिस समर उन्हें बताती हैं, आपके सरनेम के बगैर और बगैर किसी पैसे के मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसपे मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए तो थे, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? जिससे वो कहती है कि मैं क्या ही गलत कर रही हूँ, मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके पैसे कमा रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज उसे एक चेक दे देते हैं और कहते हैं, लो तुम्हें पैसे चाहिए ना, रख लो। जिसके बाद मिस समर वो चेक उठाते हुए कहती हैं, आप बहुत अच्छे हो और वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस समर एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर एक बच्चा एक वार्ड में एडमिट होता है। जिसके बाद मिस समर वहाँ पर बेड के पास बैठ जाती है और उस बच्चे को उठाती है। वो बच्चा उठते ही मिस समर को मॉमी कहता है, यानी कि वो उन्हीं का बेटा है। जब 5 साल पहले मिस्टर जॉर्ज ने उन्हें छोड़ा था तो वो प्रेग्नेंट है और ये उनका बेटा है। छोटा बच्चा उनसे कहता है, मॉमी आप कहाँ गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। जिसके बाद मिस समर उनसे कहती है, मैं तो यहीं पर थी और मम्मी ने भी आपको बहुत मिस किया। जिसपे वो छोटा बच्चा उनसे कहता है, आप रोइए मत, मुझे कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा है। जिसपे मिस समर उनसे कहती है, नहीं मैं नहीं रो रही और उन्हें एक विग निकाल कर देती है और कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, इसे पहन लो। इसके बाद कोई दूसरा बच्चा तुम्हारा मजाक नहीं बना पाएगा। जिसके बाद वो अपनी बेटी जॉय को वो विग पहना देती है और जिससे वो काफी खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं मिस समर वार्ड से बाहर जाती है जहाँ उन्हें डॉक्टर मिलते हैं। ये डॉक्टर मिस समर के काफी अच्छे दोस्त थे और इनका नाम है मिस्टर स्प्रिंग लियम। मिस्टर स्प्रिंग उनसे कहते हैं, तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हारे पेट में जो गांठ है वो दिन पे दिन काफी बुरी होती जा रही है, हमें इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जिसपे वो कहती है, नहीं मैं अभी ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम है, मुझे अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराना है जिसके लिए मुझे मिस्टर जॉर्ज के साथ दोबारा से प्रेग्नेंट होना बहुत जरूरी है, तभी उस बच्चे के बोन मेरो से मेरे बच्चे की जान बच सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज डॉक्टर्स के साथ होते हैं जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, इसका मतलब कल रात जब आप अपनी एक्स वाइफ के साथ थे तो सब कुछ ठीक रहा? जिसपे मिस्टर जॉर्ज उन्हें बताते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, हाँ मैं समझ गया कि मैं सिर्फ उसी वुमेन को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे कोई और इलाज बताइए। जिसपे डॉक्टर उनसे कहते हैं, अगर आप ये नहीं मानते तो ठीक है, हम ये थेरेपी कुछ और बार कर लेते हैं
क्या पता आप ठीक हो जाएं। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज दोबारा से उसी क्लब में जाते हैं और वो लड़कियां मिस्टर जॉर्ज के साथ फ्लर्ट कर रही होती हैं, जिसपे मिस्टर जॉर्ज उन लोगों पर गुस्सा होते हुए कहते हैं बहुत हो गया, उस लड़की को बुलाओ जो कल यहाँ पर थी। इस पे वो लोग पूछती हैं आप किसकी बात कर रहे हैं। मिस्टर जॉर्ज बताते हैं वही लड़की जो कल रेड ड्रेस में थी और उसने मास्क लगा रखा था। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज उन लड़कियों से कहते हैं आधे घंटे के अंदर उस लड़की को मेरे पास भेजो, और वो रूम में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस समर मिस्टर जॉर्ज के रूम में जाती हैं, जहाँ मिस्टर जॉर्ज उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं और कहते हैं इस पर साइन करना होगा। मिस समर उनसे कहती है हाँ मुझे पता है आपको मेरी जरूरत है, वरना आप मुझे इस तरह नहीं ढूंढते। जिसपे मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं तुम साइन करती हो या नहीं। मिस समर कहती है मैं साइन जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, अगर मुझे पैसे मिलेंगे, जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे मैं तो साइन जरूर करूंगी। इसके बाद मिस समर उस पे साइन कर देती है और मिस्टर जॉर्ज की गोद में बैठ जाती है और उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जिसपे मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। जिसपे मिस समर उनसे कहती है मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रही हूँ, आखिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो साइन करे हैं। जिसके बाद मिस समर उनसे कहती है अब आपकी थेरेपी का टाइम हो चुका है, और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज उठकर बैठे होते हैं, तभी मिस समर उनसे और पैसे मांगती है, जिसपे मिस्टर जॉर्ज उन्हें और पैसे दे देते हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस समर से कहते हैं तुम जिस तरह की अभी दिख रही हो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद मिस समर को खांसी आती है और उनके मुंह से खून आ जाता है, जो वो मिस्टर जॉर्ज से छुपाना चाहती है। मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं तुम यहाँ से जा सकती हो। वो वहाँ से चली जाती हैं, पर खून की एक बूंद वहीं बिस्तर पर गिर जाती है, जो उनके जाने के बाद मिस्टर जॉर्ज देख लेते हैं। दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ मिस नैन्सी उनसे मिलने आती हैं और उनसे कहती हैं मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं पर तुम यहाँ क्यों आई हो। तब इस पे मिस नैन्सी उन्हें बताती है मुझे मिसेस जॉर्ज ने भेजा है, हमें शादी के बारे में कुछ बात करनी चाहिए। जिसपे मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं तुम इतनी जल्दी में क्यों है। जिसपे मिस नैन्सी उनसे कहती है 5 साल हो चुके हैं, तुमने अभी तक मुझसे शादी नहीं की है, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। जिसपे मिस्टर जॉर्ज उन्हें कोई ठीक से जवाब नहीं देते। तभी उनका असिस्टेंट आ जाता है और उन्हें बताता है कि मीटिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जिसपे मिस्टर जॉर्ज मिस नैन्सी को घर जाने की बोल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉर्ज रास्ते में अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं शेड्यूल के हिसाब से आज रात 10 बजे हम सेम जगह पर मिलेंगे, जहाँ असिस्टेंट उन्हें बताता है लेकिन मिस समर ने कहा है कि आज वो नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल जाना है। तभी मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं इसका मतलब वो बीमार है, पता लगाओ वो कौन से हॉस्पिटल में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस समर अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और देखती है कि दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है, और वो सोचती है मुझे ये बेबी जरूर चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो मिस्टर जॉर्ज के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो मिस्टर जॉर्ज के कैबिन में जाती है। मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं तुम यहाँ क्यों, तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिसके बाद वो उनके क्लोज होते हुए उनसे कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आपका इलाज करने आई हूँ। जिसपे मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। तभी मिस समर उनसे कहती है क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर आपने मेरे साथ अभी टाइम स्पेंड नहीं करा तो मैं बाहर सबको बता दूंगी कि आपको इस तरह की कोई बीमारी है। तभी मिस्टर जॉर्ज और मिस समर ऑफिस के कैबिन में इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद मिस समर वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं क्या अब तुम्हारा हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मिस समर उनसे कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ से जा ही रही हूँ, लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी मिस समर वहाँ से जाने लगती हैं और जाते जाते उनसे कहकर जाती हैं कि मैं अपने पास्ट को बहुत ज्यादा याद करती हूँ, जब हम दोनों 12 साल पहले एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। जिसपे मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं ये मेरे और नैन्सी के बीच की बात है, ये तुम्हें कैसे पता। जिसपे मिस समर वहाँ से स्माइल करती हुई चली जाती है। जब मिस समर वहाँ से जा रही होती है तो मिस नैन्सी ऑफिस में आ रही होती है। जब मिस नैन्सी मिस समर को देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये समर थी, ये यहाँ पर क्या करने आई थी। मिस समर वहाँ से चली जाती है। मिस समर को देखने के बाद मिस नैन्सी मिस्टर जॉर्ज से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ वो उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं। जिसके बाद मिस नैन्सी उनसे पूछती हैं क्या आप दोबारा से वो सब कुछ कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं तुम यहाँ क्या करने आई हो, मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है, तुम घर जाओ। जिसके बाद वो कहती है जेसन आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज उनसे कहते हैं तुम मुझे पहले की तरह क्यों नहीं बुलाती, जैसे 12 साल पहले बुलाती थी। जिस पर मिस नैन्सी कहती हैं क्या हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि हम पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करेंगे। जिसपे मिस्टर जॉर्ज मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम अपने प्रेजेंट पे ही फोकस करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस नैन्सी मिस समर के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं, जहां मिस समर अपने बेटे के साथ गार्डन में बैठी होती हैं, जहां वो कह रही होती है मैं तुम्हें जरूर ठीक कर रहूंगी। तभी मिस नैन्सी वहां पहुंच जाती हैं और जाते ही मिस समर के एक थप्पड़ मार देती हैं और कहने लगती है क्या तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो गया तो तुम अभी भी मिस्टर जेसन के पीछे क्यों पड़ी हो। जहाँ मिस समर मिस नैन्सी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है, पर
मिस नैन्सी उनका पीछा करते करते हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है, जहाँ वो जॉय को देखती है और उन्हें देखकर कहने लगती है, ये मिस नैन्सी कहती है ये बच्चा किसका है, ये और आखिर ये मिस्टर जेसन जैसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्या ये उसका बच्चा है। जिसपे वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका जेसन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद मिस नैन्सी कहती है मुझे बेवकूफ मत समझो, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसपे मिस समर उनसे कहती है तुम गलत समझ रही हो, इसका जेसन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा बच्चा है और इसका फादर कोई और है। तभी मिस नैन्सी उनसे कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं जेसन को ये बात बता दूं कि उसका कोई बच्चा है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है वो इसे जिंदा रहने देगा। जहाँ मिस नैन्सी जॉय को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती है और इसी धक्का मुक्की में जॉय व्हील चेयर पे से गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। जिसपे मिस समर को काफी दुख होता है, वह जल्दी से नर्स को बुलाती है। नर्स आकर जॉय को देखती है, जिसके बाद जिसपे मिस समर उनसे कहने लगती है आखिरकार तुम मेरी बहन हो, इस तरीके से जॉय भी तुम्हारा कुछ न कुछ लेगा, तो तुम प्लीज जॉय की खातिर ये बात किसी को मत बताना। जिसपे मिस नैन्सी कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, नहीं तुम मेरी कुछ नहीं लगती और ये बच्चा भी मेरा कुछ नहीं लगता। जिसके बाद मिस और मैं बहुत जल्द इसके बारे में जेसन को बता दूंगी, फिर देखना वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद मिस समर मिस नैन्सी के बड़ी तेज थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है एक माँ की ताकत को तुम कम मत समझना, अगर तुमने मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। जिसपे मिस नैन्सी उससे कहने लगती है क्या तुम पागल हो गई हो। जिसपे मिस समर उन्हें और ज्यादा मारने लगती है। जब मिस समर मिस नैन्सी को मार रही होती है तभी मिस्टर जेसन वहाँ आ जाते हैं और मिस नैन्सी उनसे कहने लगती है देखो ये मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही है, लगता है ये पागल हो गई है। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे पूछते हैं तुम ये सब क्या कर रही हो। जिसपे मिस समर उनसे कहती है तुम अपनी लवर को संभाल कर रखो, इसे साइको की तरह एक्ट मत करने दो कि आते जाते किसी पर भी अटैक करने लगे। जिसपे मिस नैन्सी उनसे कहने लगती है ये पागल हो गई है, अभी तक डिवोर्स का सदमा इसके दिमाग से नहीं उतरा है, हम इसे छोड़ देते हैं। और वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है। जिसपे मिस्टर जेसन मिस नैन्सी को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। तभी मिस समर जॉय को ढूंढते हुए उसके पास जाती है और सोचने लगती है कि किसी भी कीमत में मुझे जेसन को इस बच्चे के बारे में पता नहीं लगने देना चाहिए, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ट्रांसफर करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट उनके कैबिन में कुछ कर रहा होता है। तभी वहाँ उन्हें उसकी डेस्क पर ब्लड दिखाई देता है। तभी मिस्टर जेसन वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर जेसन का असिस्टेंट उन्हें देखकर उनसे पूछने लगता है सर क्या आप बीमार हैं। वो कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि मैंने आपकी डेस्क पर ब्लड देखा है। जिसके बाद उनका असिस्टेंट कहने लगता है आपके कैबिन में कुछ ही लोग आते हैं, मैं मिस जिनिया और आप, ये ब्लड मिस जिनिया का हो सकता है। जिसपे वो कहते हैं मैं उस लेडी के बारे में बात नहीं करना चाहता। जिसपे उनका असिस्टेंट कहता है क्या आप हमेशा मिस नैन्सी के बारे में प्रोटेक्टिव नहीं रहते। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम नैन्सी की बात कर रहे थे। जिसपे उनका असिस्टेंट कहता है तो आप किसके बारे में समझे। जिसके बाद मिस्टर जेसन अपने असिस्टेंट से कहते हैं जाओ जाकर पता लगाओ मिस समर कौन से हॉस्पिटल में है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस समर हॉस्पिटल में पैकिंग करके दूसरे हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही होती है। वहाँ से निकलते वक्त उन्हें उल्टी जैसा फील होता है और वो बाथरूम में जाती है, जहाँ वो वॉमिट कर देती है और मिरर में खुद को देखकर सोचने लगती है कि लगता है शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब जॉय की सर्जरी करा सकते हैं और वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से मिस्टर जेसन के ऑफिस में देखते हैं कि मिस्टर जेसन का असिस्टेंट उनके पास आता है और उन्हें आकर बताता है कि मैंने पता लगा लिया है मिस समर को एक स्टमक कैंसर है। जिसपे वो कहते हैं कि क्या उसे स्टमक कैंसर है। जिसपे उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है जी हाँ, 5 साल पहले जब आपने उन्हें डिवोर्स दे दिया था तो उन्हें घर से भी निकाल दिया गया था, शायद उन्हें इस बीच काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। जिससे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं ये सब कुछ उसकी खुद की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं तो अब वो कहाँ से इलाज करा रही है और उसका डॉक्टर कौन है। जिसके बाद उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया है। मिस्टर जेसन कहते हैं क्या उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया है और वो अपना इलाज नहीं करा रही, क्या वो मरना चाहती है। जिसके बाद मिस्टर जेसन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जाओ जाकर पता लगाओ कि अब वो कौन से हॉस्पिटल में है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस समर हॉस्पिटल में होती है, जहाँ मिस नैन्सी उनके पास आती है और उनके थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। मिस समर उनका हाथ रोक लेती है। जिसके बाद मिस नैन्सी मिस समर से कहती है क्या तुम जेसन से मिलने गई थी और तुमने उससे क्या कुछ कहा है, क्या तुम ये समझती हो तुम्हारे पास ये बच्चा है तो तुम उसे पालोगी। जिसपे मिस समर उनसे कहती है तुम्हें आखिर इतना डर क्यों लग रहा है अगर मैं उससे मिलने भी चली जाऊँ। जिसपे वो कहती है मैं क्यों डरूंगी। मिस समर कहती है ये तो तुम्हें खुद पता है कि तुम क्यों डरोगी। जिसके बाद मिस समर उनसे कहती है तुम मुझे $1 मिलियन दे दो, उसके बाद मैं कभी तुम्हारे और जेसन के सामने नहीं आऊंगी। जिसपे वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे
$1 मिलियन मांगने की, जिसपे मिस समर उनसे कहती है जॉय की इलाज के लिए इतने पैसों की मुझे जरूरत है, अगर तुम मुझे $1 मिलियन नहीं दोगी तो मुझे मजबूरी में जेसन के पास जाना पड़ेगा हेल्प मांगने के लिए, और ये सब कुछ किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जिसपे मिस नैन्सी उनकी $1 मिलियन वाली बात मान जाती है और उन्हें अपना कार्ड दे देती है और कहती है मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। इसके बाद मिस नैन्सी वहाँ से चली जाती है। मिस समर वो ब्लैक कार्ड उठा लेती है और उसे देखकर सोचने लगती है कि जेसन अब हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस समर अपने घर पर पैकिंग कर रही होती हैं। अभी वो अपनी और जॉय की एक फोटो देखने लगती हैं, जिसके बाद दरवाजा नॉक होता है और मिस समर सोचने लगती है शायद डॉक्टर स्प्रिंग आए हैं, और वो जाकर गेट खोलती हैं तो देखती हैं मिस्टर जेसन वहाँ खड़े होते हैं। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहने लगते हैं क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। जिसके बाद वो अंदर आ जाते हैं और उनका पैक हुआ हुआ सामान देखकर कहते हैं तुमने पैकिंग क्यों कर रखी है, क्या तुम कहीं जा रही हो। जिसके बाद मिस समर टेबल पर रखी वो फोटो उठाकर अपने पीछे छुपा लेती हैं। जिसके बाद मिस समर उनसे कहती है हमारा डिवोर्स हो चुका है और अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है, तो मैं जहाँ मर्जी जा सकती हूँ, मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तो फिर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू करा लेते हैं। जिसपे मिस समर उनसे कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए और काम नहीं कर सकती। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं, जिसके बाद मिस्टर जेसन मिस समर से कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम अपना इलाज करवाने के लिए नहीं मान रही हो। जिसके बाद मिस समर उनसे कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी मिस्टर जेसन उन्हें उनकी रिपोर्ट निकाल कर दिखाते हैं और कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मिस समर उनसे कहती है मेरी बीमारी मेरी प्रॉब्लम है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकती, ये जिंदगी मैंने तुम्हें दी है और तुम्हें अभी जीना होगा। जिसकी जो सुन के मिस समर के हाथ से वो फोटो फ्रेम पर गिरकर टूट जाता है। पर मिस समर ये सोचती है मुझे जॉय के बारे में इन्हें पता नहीं लगने देना चाहिए। तभी वो कांच समेत वो फोटो उठा लेती है, जिसकी वजह से उनका हाथ काफी जख्मी हो जाता है। मिस्टर जेसन उनके हाथ से वो फोटो छीनने की कोशिश करने लगते हैं, पर मिस समर उन्हें वो फोटो नहीं देना चाहती। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनके हाथ की ड्रेसिंग करते हैं और कहने लगते हैं आखिर इस फोटो में ये इंसान कौन है जिसे तुम छुपाना चाहती हो, और आखिर ऐसी कितनी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपा रखी है। जिसके बाद गेट बजता है और मिस समर गेट खोलने जाती है, जहाँ वो देखती है मिस्टर स्प्रिंग और मिस विवियन वहाँ पर आई है। जिसके बाद मिस समर मिस्टर जेसन से कहने लगती है आप जानना चाहते थे ना उस फोटो में कौन है। तो मिस्टर स्प्रिंग को देख कर कहने लगती है उस फोटो में ये इंसान है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, इनका नाम मिस्टर स्प्रिंग है और ये मेरे बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद मिस समर मिस्टर जेसन से कहती है अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स यहाँ आ गए हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर जेसन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस समर को उल्टी आने लगती है। जिसके बाद मिस्टर जेसन रुक जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर वो कहती है बकवास मत करो, मगर मिस्टर जेसन को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो उनका हाथ पकड़कर उनसे कहने लगते हैं चलो तो फिर हम टेस्ट करा लेते हैं। जिसके बाद मिस समर उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ और जैसा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो अब तुम्हें पता चल गया है तो मैं बता देती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे बच्चे के पिता यही हैं। जिसके बाद मिस्टर जेसन वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस समर अपने फ्रेंड्स और जॉय के साथ एक गार्डन में बैठी होती हैं, जहाँ मिस समर कह रही होती है फाइनली मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं अपने बेटे की जान बचा सकती हूँ। जिसके बाद मिस विवियन उनसे कहने लगती है जेसन को ये बात पता चल गई है और आज नहीं तो कल उसे जॉय के बारे में भी पता चल जाएगा। जिसपे मिस समर उनसे कहती है इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं बहुत जल्दी ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उनसे कहते हैं तुम अब और चली जाओ, वहाँ पर मेरा हेड क्वार्टर है और वहाँ पर काफी सारी सुविधाएं भी है, तो तुम वहाँ पर आराम से रह सकोगी। जिसके बाद मिस्टर स्प्रिंग वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आता हूँ, तुम लोग यहाँ पर बैठो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्प्रिंग मिस समर की रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि मिस समर प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर स्प्रिंग मिस समर की रिपोर्ट देख ही रहे होते हैं, तभी मिस समर और मिस विवियन वहाँ पर आ जाती है, जहाँ मिस विवियन डॉक्टर से पूछती है क्या तुमने इसकी रिपोर्ट देख ली, सब कुछ ठीक है ना। जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उनसे झूठ बोलते हुए कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है और बच्चा भी हेल्दी है, पर बस थोड़ी सी कमजोरी है, जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसपे मिस विवियन उनसे पूछती है क्या मिस समर की बॉडी ये बच्चा हैंडल कर पाएंगी। जिस पर वो कहती है हाँ मैं कर लूंगी, मुझे पूरा यकीन है। जिसके बाद डॉक्टर उनसे कहता है हाँ बिल्कुल हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद मिस विवियन और मिस समर वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर स्प्रिंग पीछे से बैठकर सोचते हैं क्या मैंने ठीक किया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जेसन अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ मिस नैन्सी उनके पास आती हैं और कहने लगती हैं तुम पिछले 1 महीने से घर नहीं आए हो, आज मुझे मिसिस जॉर्ज ने तुम्हारे पास भेजा है, आज तुम्हें हमारे साथ डिनर करना होगा चाहे जो भी हो जाए। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं हाँ मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं आज तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तभी वो उठकर जाने लगते
लगते हैं, जिसके बाद मिस्टर जेसन का असिस्टेंट उनके पास आता है और वो कहता है मिस जिनिया से। मिस नैन्सी उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट देखती है और कहने लगती है क्या तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो। वो डॉक्यूमेंट हाथ से लेकर पढ़ने लगती है, जहाँ वो देखती है कि मिस्टर जेसन मिस समर के बारे में इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं, जिसपे वो कहने लगती है तुम इसके बारे में ये सब कुछ क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम अभी भी उसके लिए फीलिंग्स रखते हो। जिसपे वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने तुम्हें बहुत दुख दिया है और मेरे को ड्रग भी दी थी, जिसके वजह से हमने काफी परेशानियां देखी हैं। जिससे वो कहने लगते हैं पर तुम मुझे ये बताओ तुम उस दिन हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, क्या उसने तुमसे ये कहा है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, क्या वो तुमसे पैसे मांग रही थी। जिसपे मिस नैन्सी सोचने लगती है क्या ये बीमारी का बहाना लगाकर इसे अपने करीब करना चाहती है। जिसपे मिस नैन्सी मिस्टर जेसन से कह देती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमार नहीं है और मैंने उस दिन उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करते हुए सुना था कि वो बीमारी का ड्रामा करेगी, इस तरह वो आपको अपने जाल में फंसा सकती है। ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी ताकि आपको बुरा नहीं लगे। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम कितनी काइंड हो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जेसन मिस नैन्सी मिस्टर जेसन के घर पर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर जेसन की मॉम कहती है खाना खाओ, तुम्हें हेल्दी होना है क्योंकि तुम दोनों की शादी के बाद मैं वेट नहीं करूंगी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं कि आपको इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे उनकी मॉम कहती है 4 साल हो चुके हैं, तुम नैन्सी को और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मैं जल्दी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं नैन्सी को एक परफेक्ट वेडिंग दूं और उसके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड बनकर दिखाऊं। जहाँ ये बात खत्म हो जाती है और हम दूसरे सीन में देखते हैं मिस नैन्सी अपनी मॉम के साथ अपने घर आती हैं। मिस नैन्सी की मॉम उनसे पूछती है 4 साल हो गए हैं और मिस्टर जेसन तुमसे अभी तक शादी नहीं कर रहे हैं, आखिर तुम और कब तक इंतजार करोगी। जिसपे मिस नैन्सी उनसे कहती है मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ पर मैं क्या करूँ। मिस्टर जेसन मेरी बात नहीं मानते हैं और उनकी मॉम ने भी आज उनसे बात करी थी पर उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। अगर मैं उन्हें ज्यादा फोर्स करूंगी क्या पता वो मुझे फिर पसंद न करें। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे पूछती है तुम कभी मिस्टर जेसन के साथ इंटीमेट हुई हो। जिसपे वो उन्हें मना कर देती है और उनकी मॉम कहने लगती है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम 4 साल से साथ हो और तुम अभी तक उनके साथ नहीं हो। जिसपे वो कहने लगती है मैं भी ऐसा चाहती हूँ पर वो मुझे हमेशा रिफ्यूज कर देता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद उनकी मॉम उन्हें एक प्लान बताती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस समर अब्रॉड जाने के लिए निकल जाती हैं और मिस्टर स्प्रिंग उन्हें पिक करने के लिए आते हैं। जिसके बाद मिस समर ये सोच रही होती हैं कि जेसन अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी और वो लोग एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जेसन उसी क्लब में बैठे होते हैं, जहाँ उनका असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है कि मैनेजर ने बोला है कि मिस समर ने रिजाइन कर दिया है, तो क्या आप किसी और लड़की को ट्राई करना चाहोगे। जिसमें वो कहते हैं मेरा मूड नहीं है। तभी मिस नैन्सी उस क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ मिस्टर जेसन उन्हें देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसपे मिस नैन्सी उनसे कहती हैं तुम आखिर इस तरह की जगह पर क्यों आए हो, अगर तुम्हें कंपेनियनशिप ही चाहिए तो क्या मैं एक औरत नहीं हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम मेरे मामलों में ज्यादा दखल मत दो। जिसके बाद मिस नैन्सी उनसे कहती है आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम घर जाओ, मुझे एक जरूरी काम है। और वो वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें उनका असिस्टेंट मिलता है। मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मुझे अभी अभी न्यूज मिली है कि मिस समर ये देश छोड़कर अब्रॉड जा रही है। जिसपे मिस्टर जॉर्ज अपने असिस्टेंट से कहते हैं मिस नैन्सी को घर छोड़कर आओ और वो खुद एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एयरपोर्ट पे देखते हैं मिस्टर रिंग मिस समर से कहते हैं फ्लाइट में अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल लेकर आता हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मिस समर बैठकर सोच रही होती है कि मैं अब मिस्टर जेसन को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जेसन वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें मिस समर उन्हें देखकर काफी शॉक हो जाती हैं और कहने लगते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर जेसन मिस समर से कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, जहाँ मिस समर उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं हम लोगों का डिवोर्स हो चुका है, अब मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं, मैं कहाँ और किसके साथ जा रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुमने मुझसे पैसे ले लिए पर तुमने मेरा पूरी तरह इलाज नहीं करा, इस मारे तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिसपे मिस समर उनके मुंह पर वही चेक फेंक कर मार देती हैं और कहती हैं आप अपने पैसे वापस रखो और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे जाना है। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा मेरा है। जिसपे मिस समर उनसे कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तभी मिस्टर जेसन उन्हें बताते हैं मैंने पता लगा लिया है, मिस्टर स्प्रिंग अभी आधे महीने पहले ही यहाँ पर आए हैं और जब तुम मुझे उस दिन क्लब में मिली थी उस बात को 1.5 महीना हो चुका है, तो तुम पहले से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। इससे ये बात साबित होती है कि ये मेरा ही बच्चा है। जिसपे मिस समर उनसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत पहले से प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने लगते हैं। मिस्टर स्प्रिंग उन्हें रोकने
छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर मिस्टर जेसन उनकी बात नहीं सुनते और उनका असिस्टेंट मिस्टर स्प्रिंग को रोक लेता है और मिस्टर जेसन मिस समर को लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जेसन उन्हें गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं हॉस्पिटल की तरफ चलो, जहाँ मिस समर ये सुनकर काफी घबरा जाती है। मिस समर उनसे कहने लगती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती हॉस्पिटल, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे। जिसपे मिस समर उनसे कहने लगती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम मेरा यकीन करो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से एक बार चली जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। जिस पर इसके बाद भी मिस्टर जेसन उनकी कोई बात नहीं सुनते। जिसपे मिस समर कहने लगती है मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। और इसके बाद वो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करती है, जिससे मिस्टर जेसन उनकी बात सुनने लगते हैं, पर तभी मिस समर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस समर एक बेड पर लेटी होती है और उन्हें होश आ जाता है, जहाँ मिस्टर जेसन भी उनके पास ही बैठे होते हैं। उनके होश में आते ही मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं घबराओ मत, तुम हॉस्पिटल में नहीं हो। जिसके बाद मिस समर मिस्टर जेसन से कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे बताओ। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर तुम क्या चाहती हो? 4 साल बाद तुम अचानक से वापस क्यों आ गई हो और मेरे इतना क्लोज होने की क्यों कोशिश कर रही थी? जिसपे मिस समर उनसे कहती है इसके पीछे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत थी और तुम अमीर हो, बस यही रीजन था। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम्हारा ये रीजन नहीं था, तुम्हारे पास मेरा बच्चा है और तुम स्प्रिंग के साथ अब्रॉड जा रही हो, इसका क्या मतलब है? क्या तुम ये चाहती हो मेरा बच्चा स्प्रिंग को डेड कहे? वो क्या उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो खुद अपने बच्चे कर सके? जिसपे मिस समर को काफी गुस्सा आता है और वो उनके थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, पर मिस्टर जेसन उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अपने बच्चे को लेकर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भागने दूंगा। के बाद मिस्टर जेसन वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी उनके पास उनका असिस्टेंट आता है और उन्हें कंपनी के बारे में कुछ बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस समर मिस्टर जेसन के रूम में तलाशी ले रही होती है कि उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। तभी मिस्टर जेसन रूम में आ जाते हैं और कहने लगते हैं हम 4 मंजिल ऊपर हैं, कोशिश भी मत करना यहाँ से भागने की, वरना तुम बहुत बुरी तरह घायल हो सकती हो। जिसके बाद मिस समर उनसे कहती है तुम आखिर क्या चाहते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगी। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे शुरू से बताओ आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ये भी जानना चाहता हूँ जब भी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो मैं बीमार क्यों हो जाता हूँ। जिसके बाद मिस समर उनसे कहती है क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है, क्योंकि आप जब भी मेरे साथ रहते हैं ठीक रहते हैं, और अगर कोई लड़की आपके करीब आने की कोशिश करती है तो आप बीमार हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता। जिसके बाद मिस समर उनसे फ्लर्ट करने लगती हैं और कहने लगती हैं आखिर आप मुझे पसंद करते हैं, इस सब से तो यही साबित होता है कि आप मुझे ही पसंद करते हैं और मेरे बगैर रह नहीं सकते। जिसके बाद मिस्टर जेसन मिस समर को ढकेल देते हैं और वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। जिसपे मिस समर उनसे कहने लगती है अगर ये बच्चा तुम्हारा हुआ तो तुम क्या करोगे। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं ये बच्चा मेरा है या नहीं ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, लेकिन पहले हमें पैटर्निटी टेस्ट करवाना होगा। जिसपे मिस समर उनसे कहती हैं अगर ये बच्चा तुम्हारा हुआ तो क्या तुम इसे रख लोगे। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं ये बच्चा तुम्हारी स्कीम का रिजल्ट है, इसे रखना या ना रखना ये मैं डिसाइड करूंगा, और उन्हें बेड पटका देकर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ मिस समर सोचती है तुम काफी सेल्फिश हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब रात हो जाती है तो मिस समर दोबारा से वहाँ चाबी ढूंढने की कोशिश करती है, पर उन्हें चाबी नहीं मिलती। अभी वो देखती है चाबी मिस्टर जेसन की दूसरी साइड पर रखी है जहाँ मिस्टर जेसन सो रहे होते हैं। तभी मिस समर वो चाबी उठाने की कोशिश करती है। मिस्टर जेसन मिस समर को नींद में पकड़ लेते हैं और नींद में बोलने लगते हैं यहाँ बहुत अंधेरा है, क्या तुम मेरे साथ हमेशा चल सकती हो। तभी मिस समर अपने बचपन का फ्लैशबैक सोचने लगती है जब मिस्टर जेसन की आंखें खराब थी और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब उस टाइम मिस्टर जेसन मिस समर से इसी तरह कहते थे कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। जिस पर मिस समर उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, जब तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी तो तुम सब कुछ देख पाओगे। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस समर दोबारा प्रेजेंट में सोचने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह हो जाती है और मिस नैन्सी मिस्टर जेसन के घर आ जाती है और उनकी हाउस हेल्प से पूछती है मिस्टर जेसन कहाँ है। जहाँ उनकी हाउस हेल्प उन्हें बताती है मिस्टर जेसन ऑफिस के लिए चले गए हैं। तभी मिस नैन्सी उनसे कहती है ठीक हो तो फिर मैं उनका यहीं पर इंतजार करूंगी, और उनकी मेयर उनसे कहती है क्या मुझे पहले मिस्टर जेसन से पूछ लेना
चाहिए, जिसपे मिस नैन्सी काफी गुस्सा हो जाती है और उनसे कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, यहाँ पर तुम सिर्फ एक मेड हो, क्या तुम यहाँ पर इसलिए आती हो ताकि मिस्टर जेसन को अपने जाल में फंसा सको। जिसपे उनकी मेड कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही है। और तभी मिस नैन्सी मेड के साथ काफी गलत बिहेव करने लगती है। तभी वहाँ मिस समर आ जाती है और मेड से कहती है तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी मेड वहाँ से चली जाती है। मिस नैन्सी कहती है तुम इसकी बात क्यों सुन रही हो, ये तुम्हारी कौन लगती है। तभी मिस समर मिस नैन्सी के कहती है तुम शांत हो जाओ, हमेशा साइको जैसे बिहेव मत किया करो कि आते जाते किसी को भी मारने लग जाओ। तभी मिस नैन्सी मिस समर से कहती है मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे, तुम फिर भी यहाँ से आखिर क्यों नहीं गई। तभी मिस समर उनसे कहती है मिस्टर जेसन नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ, और अगर तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊँ तो जाकर मिस्टर जेसन को मनाओ, और उन्होंने अगर मुझे यहाँ से जाने दिया तो मैं तुम्हारी काफी शुक्रगुजार होंगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर मिस नैन्सी उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचती है, जिसकी वजह से मिस समर गिर जाती है और उनका सर टेबल पर लग जाता है, जिसकी वजह से उनके सर से खून निकलने लगता है। तभी मिस्टर जेसन वहाँ आ जाते हैं और मिस समर को जमीन पर गिरा हुआ देख काफी घबरा जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जेसन मिस समर को उठाते हैं, पर मिस समर कोई होश में होती है और बेबी बेबी कहने लगती है। जिसके बाद मिस्टर जेसन को भी बेबी का ख्याल आता है और वो उन्हें गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद मिस नैन्सी सोचती है बेबी क्या मतलब, क्या ये दोबारा से प्रेग्नेंट है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जेसन मिस समर को हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं और मिस समर अंदर ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर जेसन अपने असिस्टेंट से कहते हैं हमें किसी भी कीमत में इसकी जान बचानी होगी। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस समर वार्ड में होती है और मिस्टर जेसन डॉक्टर से पूछते हैं अब इसकी तबीयत कैसी है। जिस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं मिस जिनिया को स्टमक कैंसर है, और अगर इनकी सर्जरी हम अभी करवा दे तो शायद इनकी जान बच सकती है। जिसके बाद मिस्टर जेसन डॉक्टर से पूछते हैं और बेबी पर इसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। जिस पे डॉक्टर उनसे कहते हैं बेबी मतलब वो कहते हैं कि मिस जिनिया प्रेग्नेंट नहीं है और ये अभी प्रेग्नेंट हो भी नहीं सकती क्योंकि इन्हें स्टमक कैंसर है और ये ठीक टाइम नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जेसन को काफी गुस्सा आता है और वो सोचने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस नैन्सी काफी गुस्से में अपने घर पर सोच रही होती है कि समर दोबारा से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तभी मिस नैन्सी की मॉम वहाँ पर आ जाती है, जहाँ मिस नैन्सी की मॉम उनसे कहती है तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, मैं मिसेस जॉर्ज के साथ शॉपिंग पर गई थी। तभी मिस नैन्सी अपनी मॉम से कहती है मॉम आपने तो कहा था अगर मैं उसे वो गोली खिला दूंगी तो वो दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। जिस पे उनकी मॉम कहती है तुम क्या कह रही हो। तभी वो उन्हें बताती है समर दोबारा से प्रेग्नेंट है। तो उनकी मॉम कहती है क्या वो वापस आ गई है। मिस नैन्सी उनसे कहती है हाँ वो वापस आ गई है और सोचने लगती है मैं तुमसे इस बात का जरूर बदला लेकर रहूंगी। के बाद हम देखते हैं मिस समर हॉस्पिटल में होती है और उन्हें हो जाता है, जहाँ वो देखती है मिस्टर जेसन और डॉक्टर खड़े होते हैं। जहाँ मिस समर उठते ही सबसे पहले पूछती है मेरा बेबी कैसा है। जिसपे वो कहते हैं समर बहुत हो गया, अब तुम एक्टिंग करना बंद करो। जिसपे डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर रेडी है। जिसपे मिस्टर जेसन कहते हैं ठीक है तो आप तैयारी कीजिए और ऑपरेशन कीजिए। जिसपे मिस समर कहती है तुम किस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हो। तभी डॉक्टर मिस समर को बताता है आपके स्टमक कैंसर के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर आपका ऑपरेशन अभी नहीं कराया गया तो काफी की बात हो जाएगी। इसपे मिस समर कहती है नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तभी मिस्टर जेसन काफी गुस्से में कहने लगते हैं अब तो एक्टिंग करना बंद करो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। और उन्हें उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मुझे पूरा फील हो रहा था और वो मॉर्निंग सिकनेस, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं हम सर्जरी के लिए चलें। इसपे मिस समर मना कर देती है। डॉक्टर मिस्टर जेसन की तरफ देखते हैं। मिस्टर जेसन डॉक्टर से कहते हैं अगर ये खुद ही मना कर रही है तो रहने दो, मर जाने दो इसे। तभी डॉक्टर और मिस्टर जेसन वहाँ से चले जाते हैं। मिस समर काफी दुख में होती है और वो टेस्ट देखते हुए कहने लगती है मैं क्या करूँ जॉय। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जॉय हॉस्पिटल में होता है, जहाँ विवियन उनके पास बैठी होती है। जॉय विवियन से पूछता है कि क्या मम्मी बहुत ज्यादा बिजी हैं, कितने दिन हो गए वो मुझसे मिलने नहीं आई हैं। तो विवियन उन्हें बताती है कि मम्मी अभी बिजी है, आप अच्छे बनकर रहो, आप गुड बॉय हो, जब मम्मी को टाइम होगा तो वो आपसे जरूर मिलने आएंगी। जिसके बाद मिस विवियन के फोन पर कॉल आता है, जहाँ सामने वाला पर्सन उनसे कहता है कि हमने उसे ढूंढ लिया है। तभी मिस विवियन वहाँ से चली जाती है और मिस नैन्सी जॉय के रूम की तरफ आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर स्प्रिंग मिस्टर जेसन के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ उनका असिस्टेंट उन्हें रोकता है, पर मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं कि उसे अंदर आने दो। जिसके बाद मिस्टर लियम मिस्टर जेसन से पूछता है मुझे बताओ समर कहाँ है। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अगर वो गायब है तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, यहाँ पर आकर सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए। तभी मिस्टर लियम उन्हें बताते हैं कि उसका मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि उसे स्टमक कैंसर है। जिसपे वो कहते हैं वो बीमार हो या ठीक हो ये मेरा बिजनेस नहीं है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर लियम उनसे कहते
हैं आखिर तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो कि तुम हमेशा उसका बुरा ही करना चाहते हो। जिस पे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं करना चाहता, बस तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। जिसके बाद डॉक्टर लियम उनसे कहते हैं पर वो प्रेग्नेंट है तो क्या तुम्हें ये पता है। जिस पे वो कहते हैं कि तुम खुद एक डॉक्टर हो, प्रेग्नेंट है या नहीं ये बात तो तुम खुद भी पता लगा सकते थे। जिस पे डॉक्टर लियम उनसे कहते हैं इसका मतलब तुम्हें पता चल गया है। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं ये सब कुछ तुमने साथ मिलकर मेरे साथ किया है। जिसके बाद डॉक्टर लियम मिस्टर जेसन के एक पंच मार देते हैं। तभी मिस्टर जेसन डॉक्टर लियम का हाथ मोड़कर उन्हें नीचे गिरा देते हैं और कहने लगते हैं आपके ये हाथ सर्जरी के लिए बने हैं, आप फाइट नहीं कर सकते। तभी उनका असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। मिस्टर जेसन अपने असिस्टेंट से कहते हैं इसे बाहर निकालो और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो बाहर जा रहे होते हैं तभी वहाँ उन्हें मिस विवियन मिलती है जो उन्हें बताती है कि समर मिल गई है और वो दोनों उसके पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस समर हॉस्पिटल में होती है जहाँ मिस नैन्सी उनके पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि डॉक्टर जेड आए हैं। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं डॉक्टर जेड को अंदर आने दीजिए। डॉक्टर जेड अंदर आके उन्हें बताते हैं कि मिस समर को इस तरह की एक बीमारी है जिसमें इंसान प्रेग्नेंट होना चाहता है तो उसकी बॉडी ऐसे सिम्टम्स दिखाने लगती है जैसा कि वो सच में प्रेग्नेंट हो, पर वो प्रेग्नेंट नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि मिस समर को खुद भी ये बात ना पता हो कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि ऐसी बीमारी में सब कुछ उसी तरह होता है जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है। जिससे सुनकर मिस्टर जेसन काफी सैड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस नैन्सी मिस समर के वार्ड में आ जाती हैं। मिस नैन्सी मिस समर के पास आती है और आकर कहने लगती है मैंने सुना है तुमने अपना बच्चा खो दिया है। और कहती है ओ सॉरी, इस तरह से नहीं कहना था, जेसन ने कहा है हमें इस तरह कहना है कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जिस पे मिस समर उनसे कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद मिस नैन्सी उन्हें बताती है क्या तुम इतनी बेवकूफ हो कर तुम ये नहीं समझ पा रही हो, जब जेसन को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो तुम्हारे बच्चे को जिंदा छोड़ देता। जिसके बाद वो कहती है कि और जेसन ने ये भी कहा है अगर तुमने उसे और परेशान करा तो तुम्हारा दूसरा बच्चा भी खतरे में आ सकता है। इसके बाद मिस समर उनसे कहती है क्या मतलब। जिसके बाद मिस नैन्सी उन्हें जॉय का एक ब्रेसलेट निकाल कर दिखाती है और मिस समर वो देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहती है ये जॉय का ब्रेसलेट है, तुमने उसके साथ क्या किया है। इसे मिस नैन्सी उनसे कहती है तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलाने ले चलती हूँ तो वो फौरन ही मेरे साथ आ गया, पर वो कहाँ गया, वो मेरे साथ ही तो था। जिसके बाद वो कहती है ओ याद आया वो गाड़ी में रह गया है, वो अभी तक गाड़ी में बैठा है और बाहर काफी ज्यादा गर्मी है और गाड़ी का एसी भी ऑफ है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो मर जाएगा। जिसके बाद मिस समर वहाँ फौरन दौड़कर पार्किंग की ओर जाती है और सभी गाड़ियों में जॉय को ढूंढने लगती है, जहाँ उन्हें जॉय एक गाड़ी में मिल जाता है पर वो उस गाड़ी को खोल नहीं पाती और वो हाथ एक गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगती है। गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश में उनके हाथ में काफी चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है और जॉय भी गाड़ी के अंदर बेहोश हो जाता है। पर फिर भी मिस समर गाड़ी पर लगातार वार करती रहती है और वो गाड़ी का शीशा तोड़ लेती है और अपने बेटे को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। तभी वहाँ विवियन और स्प्रिंग भी आ जाते हैं, जहाँ मिस समर कहती है इसे देखो ये बेहोश हो गया है। इसके बाद मिस्टर स्प्रिंग उससे कहते हैं ये गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है, हमें इसे फौरन लेकर हॉस्पिटल चलना चाहिए। जब वो हॉस्पिटल के लिए जा रहे होते हैं तभी वहाँ मिस्टर जेसन आ जाते हैं और मिस समर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, पर मिस विवियन उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं तुम कोशिश भी मत करना कि तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो, आखिर तुम इसे कितना परेशान करना चाहते हो। जिसपे वो मिस्टर जेसन मिस विवियन से कहते हैं तुम साइड हट जाओ, मुझे समर से बात करनी है। तभी मिस विवियन उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है जॉर्ज ग्रुप के पीछे कौन पड़ा हुआ है। इसके बाद मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं क्या वो तुम हो। तभी मिस विवियन उनसे कहती है अगर तुमने अब और समर को परेशान किया तो मैं लियम फैमिली की सारी ताकत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। जिसके बाद वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ मिस नैन्सी आ जाती है और मिस्टर जॉर्ज से कुछ बात करने की कोशिश करती है, पर मिस्टर जॉर्ज उनका हाथ झटक कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉय हॉस्पिटल में होता है और मिस समर उन्हीं के पास बैठी होती है। के बाद जॉय को होश आ जाता है और वो पूछने लगता है मम्मी आप कहाँ गई थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। और जब वो उनके हाथ की चोट देखा है तो पूछने लगता है क्या मैंने कुछ गलत किया। जिसे मिस समर उनसे कहती है कि जब मम्मी तुम्हारे पास नहीं हो तो तुम सिर्फ विवियन के साथ जा सकते हो और उसके अलावा किसी और के साथ कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो ओके कर देता है। जिसके बाद वो कहता है क्या आपके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। जिसे मिस समर उनसे कहती है अगर तुम ठीक हो तो मुझे कभी भी दर्द नहीं हो सकता। वहीं हम देखते हैं स्प्रिंग और मिस विवियन ये बातें उनकी दूर से देख सुन रहे होते हैं। तभी मिस विवियन मिसेस स्प्रिंग को लेकर एक दूसरे रूम में जाती है और वहाँ उनसे पूछती है क्या मैंने सही सुना कि मिस समर ने अपना बच्चा खो दिया है, ये क्या हो रहा है। जिसे स्प्रिंग उन्हें बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। वहीं हम देखते हैं मिस समर इन दोनों की बातें गेट के बाहर से सुन रही होती है, जहाँ उन्हें डॉक्टर स्प्रिंग बता रहे होते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। जिसके बाद मिस विवियन उनसे कहती है तो तुमने क्यों कहा कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद मिस्टर स्प्रिंग उन्हें
बताते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने अपने पास्ट में कुछ ऐसी मेडिसिन खाई है जिसकी वजह से वो अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और तुम्हें तो पता है वो कितनी ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने वो उसे बहुत दुख होता अगर मैं कह देता कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए मैंने हाँ में हाँ मिला दी। के बाद मिस विवियन उनसे पूछती है तो अब जॉय का क्या होगा, जिसे वो कहने लगते हैं मैंने यूएस में अपने फ्रेंड से बात करी है, सूटेबल मैच मिल जाए और अगर सूटेबल मैच मिल जाएगा तो हम जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करा पाएंगे। पर मिस समर को ये बातें काफी दुख पहुंचा रही होती है, तभी वो बाहर काफी दुख में बैठ जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस समर अपने बेटे के पास बैठी होती है और उन्हें काफी दुख हो रहा होता है, तभी वो एक पेपर उठाती है और उस पर लिख देती है कि जॉय मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं चाहती थी कि मैं कुछ और लंबे समय तक तुम्हारी माँ बनकर रह सकूं। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो काफी उदासी से वहाँ से जा रही होती है। रास्ते में रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है मिस समर आप कैसी हैं, पर वो उनका भी जवाब नहीं देती और वहाँ से सीधी सीधी चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस विवियन जॉय के रूम में जाती है जहाँ वो लेटर पढ़ती है और वहाँ से फौरन दौड़ कर आती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है क्या तुमने मिस समर को देखा, जहाँ वो बताती है कि हाँ वो काफी उदास लग रही थी और वो जीने की तरफ गई है। तभी हम देखते हैं मिस समर छत पर चली जाती है और वहाँ से कूदने की कोशिश करती है, जहाँ मिस विवियन पहुँच जाती है, जहाँ मिस समर मिस विवियन से कहती है विवियन तुम पीछे रहो, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। जिसके बाद मिस विवियन उनसे कहती है नहीं तुम एक अच्छी माँ हो, तुम ये सब क्या कर रही हो, अगर तुम चली गई तो जॉय का क्या होगा, क्या तुमने उसके बारे में सोचा है। तभी मिस समर कहती है नहीं मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ और मैं जॉय से माफी मांगना चाहती हूँ, मैं उसे इस दुनिया में लेकर आई थी पर मैं उसे एक हेल्दी बॉडी नहीं दे पाई, ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। विवियन तुम जॉय का हमेशा ध्यान रखना। पर मिस विवियन उनसे कहती है नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती जेसन की है, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पर मिस समर उनकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से कूदने ही वाली होती है। तभी मिस्टर स्प्रिंग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं समर रुक जाओ, हमें एक सूटेबल डोनर मिल गया है, अब जॉय ठीक हो जाएगा। तो मिस समर उनसे कहती है क्या तुम सच कह रहे हो, जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उन्हें कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने अभी अभी कॉल करके बताया है कि हमें एक सूटेबल डोनर मिल गया है और बहुत जल्द हम जॉय की सर्जरी करा देंगे और वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो नीचे आ जाती है और कहने लगती है ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे को एक डोनर मिल गया है। जिसके बाद वो सभी लोग नीचे आ जाते हैं, जहाँ मिस समर कहती है तो वो डोनर कहाँ से मिला, जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उन्हें बताते हैं एक डोनर मिल गया है और हम अगले महीने जॉय की सर्जरी इसी शहर में कराएंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर वो तीनों काफी खुश होने लगते हैं। तभी डॉक्टर स्प्रिंग उनसे कहते हैं तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा जॉय के लिए कि अब तुम आगे कभी इस तरीके की बेवकूफी नहीं करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जेसन अपने ऑफिस में होते हैं और उनका असिस्टेंट उनके पास आते हुए उन्हें बताता है कि सर टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस नैन्सी घर पर टेबल पर डिनर लगा रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर जेसन पहुँच जाते हैं। मिस नैन्सी मिस्टर जेसन को देखकर कहने लगती है अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आइए टेस्ट कर देखिए। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मेरा मूड नहीं है और मुझे भूख नहीं लगी और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस नैन्सी मिस्टर जेसन को आवाज लगाती है। जब मिस्टर जेसन पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके हाथ में एक एम्यूलेट होता है, जिसे देखकर वो काफी सोच में पड़ जाते हैं। तभी मिस नैन्सी उनसे कहने लगती है अगर आप मुझे इस तरह इग्नोर नहीं करते तो मुझे अपने पुराने प्रोमिसेस को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपको याद है जब आपने मुझे ये दिया था तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं क्या ये तुमने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। जिसपे मिस नैन्सी कहती है हाँ मैंने आपकी हर चीज संभाल कर रखी है। तभी मिस्टर जेसन उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं, कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिसके बाद मिस नैन्सी अपनी माँ के पास काफी खुश होकर जाती है और अपनी माँ को बताती है मॉम आपका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया है। जिसके बाद वो कहती है अब आगे हमें क्या करना है। जिसपे उनकी मॉम उनसे कहती है अब जल्द से जल्द तुम्हारी और जेसन की शादी करानी होगी। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस नैन्सी की मॉम और मिसेस जॉर्ज एक साथ बैठे होते हैं। तभी मिस्टर जेसन और मिस नैन्सी भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ मिसेस जॉर्ज मिस्टर जेसन से कहती है मैं और नैन्सी की मॉम अभी बातें कर रहे थे, हालांकि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि तुम दोनों एंगेजमेंट कर लो, इस तरह नैन्सी को ही स्टेटस मिल जाएगा। जिसपे वो कहने लगते हैं इसकी क्या जरूरत है। तभी मिस नैन्सी की मॉम कहने लगती है 4 साल से नैन्सी तुम्हारे साथ है और उसके पास कोई स्टेटस नहीं है, लोग उसे बुली करते हैं, तो क्या इस तरीके से रहना ठीक है। जिसपे मिस्टर जेसन कहते हैं ठीक है, अगर खाली एंगेजमेंट की बात है तो तुम लोग डेट फिक्स कर लो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जेसन अपने ऑफिस में होते हैं और उनके असिस्टेंट उनके पास आकर उन्हें बताते हैं। उनका असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि आप सच में मिस नैन्सी से एंगेजमेंट करने वाले हैं। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं कि हाँ मैं उससे एंगेजमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे लगता है नैन्सी अब बदल चुकी है, तो तुम
अपने आदमी से कह दो कि उस पे नजर रखना बंद कर दे, क्योंकि मैं उसे इतने दिनों से टाइम नहीं दे पा रहा था, तो शायद वो इनसिक्योर हो गई होगी। जिसके बाद वो मिस समर के बारे में पूछते हैं कि वो अब कैसी है, जिसपे असिस्टेंट उन्हें बताता है कि वो हॉस्पिटल में है और ट्रीटमेंट ले रही है। जिसके बाद उनके असिस्टेंट कहते हैं कि आपकी सर्जरी की डेट भी फिक्स हो गई है। जिसपे मिस्टर जेसन कहते हैं तो तुम ध्यान रखना, एंगेजमेंट की डेट और सर्जरी की डेट आपस में क्लैश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो डोनर जॉय को बोन मैरो डोनेट करने वाला है वो मिस्टर जेसन ही होते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो मिस समर को वो डोनेट करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जेसन अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और मिस नैन्सी एंगेजमेंट ड्रेस पहनकर उन्हें दिखाने आती है कि वो कैसी लग रही है। मिस नैन्सी मिस्टर जेसन को अपने ड्रेस दिखाने आती है और उनसे कहती है क्या ये अच्छी है, जिसपे मिस्टर जेसन कहते हैं हाँ ये अच्छी लग रही है। तभी मिस नैन्सी उनसे कहती है ये सबसे महंगी ड्रेस है, पर मैं अभी भी इससे खुश नहीं हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि इसमें कुछ और डायमंड्स लगवा दो। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम्हें तो डायमंड्स पसंद नहीं थे। तभी मिस नैन्सी उनसे कहती है लोग अक्सर बदल जाते हैं, पहले मुझे पसंद नहीं थे पर अब मुझे पसंद है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नैन्सी एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी उनके पास एक आदमी एक पार्सल लेके आता है जिसमें उनकी बचपन की फोटो होती है मिस्टर जेसन के साथ, जिसको वो आदमी दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि ये फोटो एक्सपोज हो जाए तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। जिसपे मिस समर उनसे कहती है मेरा इन फोटो से कोई लेना देना नहीं है, और अगर ये एक्सपोज भी हो जाते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अभी मिस्टर जॉर्ज के असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और उस आदमी को पकड़कर मिस्टर जेसन के ऑफिस ले जाता है, क्योंकि उसने यही सेम फोटो मिस्टर जेसन को भी भिजवाई होती है। जिसके बाद मिस्टर जेसन उससे पूछते हैं तुम कौन हो और क्या चाहते हो। जिसके बाद वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि ये फोटो दिखाकर आपसे कुछ पैसे ले लूंगा, और मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और उन्हें एक चेक निकाल कर दे देते हैं। जैसे ही वो आदमी वो चेक लेने वाला होता है तभी मिस्टर जेसन उससे कहते हैं पर पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम और क्या क्या जानते हो। जिसके बाद वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं पहले इसी शहर में आया था और मैं कुछ कबूतरों की फोटो लेने के लिए उस गार्डन में गया था, जब भी मैंने देखा था कि ये लड़की हमेशा आपके साथ होती थी। जिसके बाद मिस्टर जेसन उससे पूछते हैं क्या यही लड़की हमेशा मेरे साथ होती थी। जिसपे वो आदमी कहता है हाँ यही थी। जिसके बाद वो पूछते हैं क्या वहाँ पर आसपास और कोई भी हुआ करता था। जिसपे वो आदमी कहता है नहीं वहाँ और कोई नहीं हुआ करता था, बस यही लड़की हमेशा आपसे बातें करती हुई दिखाई देती थी। तो मुझे लगा ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कुछ फोटो आप लोगों की भी ले ली थी। मुझे हाल ही में पता चला है कि ये फोटो वाला व्यक्ति आप और मिस समर से आपके रिलेशन के बारे में, फिर मुझे पता चला कि आप उनकी सिस्टर से शादी कर रहे हैं, तो मुझे लगा। जिसपे मिस्टर जेसन कहते हैं मैं समझ गया, तुम्हें लगा कि हम दोनों के बीच अफेयर चल रहा है और तुम हम दोनों को अलग करना चाहते थे। जिसपे वो आदमी कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। जिसके बाद मिस्टर जेसन उस आदमी से कहते हैं मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। जिसपे वो आदमी राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नैन्सी अपने घर पर बैठी होती हैं, तभी उनके पास एक पार्सल आता है जिसमें से वही फोटो निकलती है जिसमें मिस समर और मिस्टर जेसन होते हैं। वो फोटो देखकर वो काफी शॉक हो जाती हैं। तभी उनके पास कॉल आती है और सामने वाला पर्सन उनसे कहता है अगर तुम इस फोटो के बारे में और जानना चाहती हो तो मुझे रेस्टोरेंट में आकर मिलो। जिसके बाद मिस नैन्सी रेस्टोरेंट जाकर उस आदमी से मिलती है और पूछती है तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई और तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिसके बाद वो आदमी उनसे कहता है कि इन सब चीजों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं चाहती कि ये फोटो एक्सपोज हो जाए तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। और वो उनसे 8 मिलियन मांगता है। जिसपे वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो जो मुझसे इतने सारे पैसे मांग रहे हो सिर्फ एक फोटो के लिए। जिसपे वो आदमी उनसे कहता है ये पैसे मैं इस फोटो के लिए नहीं मांग रहा, पर इसके पीछे जो स्टोरी है उसके कम से कम 8 मिलियन तो लगेंगे। के बाद मिस नैन्सी उनसे कहती है तुम्हें इसके पीछे की स्टोरी के बारे में क्या पता है। जिसके बाद वो आदमी उन्हें बताता है कि इस फोटो में जो आदमी है वो तुम्हारे फियांसे है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुमने उनकी जान बचाई थी, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ ये फोटो देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि वो तुम हो जिसने मिस्टर जेसन की जान बचाई थी। जिसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें 8 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। के बाद अगर ये बात किसी और को पता चली तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय उन्हें मिस्टर जेसन मिल जाते हैं और वो उन्हें देखते ही अपनी बात एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। जिसपे मिस्टर जेसन उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उनसे कहने लगते हैं तुम बहुत झूठी हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपकी जान बचाई है। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं अगर तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे बताओ जब तुम मेरा ख्याल रखती थी तो तुम मुझे क्या कहकर बुलाती थी। जिसपे वो कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम पास्ट के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं कि हम पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे या फिर तुम्हें ये बात पता ही नहीं है, तुम झूठ
बोल रही हो। मिस नैन्सी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती और उनसे कहने लगती है, क्या तुम वो लकी चार्म भूल गए हो जो तुमने मुझे दिया था। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं, हाँ तो ठीक है, तुम मुझे यही बता दो, जब मैंने तुम्हें वो लकी चार्म दिया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था। जिसके बाद मिस नैन्सी उनसे कहती है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने ही तुम्हें बचाया है, तुम मेरी बात पर यकीन करो। जिसके बाद मिस्टर जेसन कहते हैं, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, आखिर मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ। उसने मुझे क्लियर कहा था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है अपना असली नाम बताने की, पर मैंने उस पर कभी यकीन नहीं किया। उसके बाद मिस्टर जेसन वहाँ से चले जाते हैं और मिस नैन्सी अपनी मॉम को कॉल करती हैं और कहती हैं, मॉम मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जेसन अपने घर आते हैं। वहाँ पर आकर मिस समर के बारे में सारी मेमोरी सोचने लगते हैं कि किस तरीके से मिस समर ने उन्हें बताया था कि वही है जिन्होंने उनकी जान बचाई है, वो नैन्सी नहीं है। पर अगर मिस्टर जेसन ने उनकी बातों पर कभी भी बिलीव नहीं किया था। जिसके बाद मिस्टर जेसन काफी उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाते हैं और मिस समर की हर चीज को देखने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जेसन मिस समर की रिंग हाथ में रखकर सोचने लगते हैं, ये सब कुछ मेरी ही गलती है, आखिर मैंने तुम्हारे ऊपर बिलीव क्यों नहीं किया, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल में मिस्टर स्प्रिंग मिस समर के पास आते हैं, जहाँ मिस समर उनसे पूछती है सर्जरी का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उन्हें बताते हैं कि हमारे डोनर से बात हो गई है और वो सर्जरी के लिए अग्री भी है और वो नेक्स्ट वीक यहाँ पर आ जाएगा। जिसपे मिस समर काफी खुश होने लगती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद मिस्टर स्प्रिंग मिस समर से कहते हैं कि मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी स्टमक सर्जरी के लिए भी इंतजाम कर लिया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो जॉय की सर्जरी के बाद करवाएंगे, लेकिन तुम्हारी सर्जरी कराना बहुत जरूरी है। जिसपे मिस समर मिस्टर स्प्रिंग को थैंक यू बोलती है और कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों को कैसे थैंक यू बोलूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जेसन अपने ऑफिस में होते हैं। वहीं उनके पास उनका असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है कि हमने पता लगा लिया है कि मिस समर कौन से हॉस्पिटल में है, लेकिन हम वहाँ अंदर नहीं जा सकते। लियम फैमिली काफी स्ट्रॉन्ग है और वो हमें अंदर जाने नहीं दे रही है। देख मिस्टर जेसन काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हम अगर अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो हमें जबरदस्ती अंदर जाना होगा। जिसपे उनका असिस्टेंट उनसे कहता है, हम इस तरह नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा करा तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं, तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, मैं किस तरह शांत रह सकता हूँ जबकि मुझे पता है कि समर की जिंदगी खतरे में है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस समर हॉस्पिटल में होती हैं और मिस्टर जेसन वहाँ पहुँच जाते हैं। मिस्टर जेसन को देखकर मिस समर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ उन्हें मिस विवियन मिलती है। मिस समर उनसे कहती है, जेसन हॉस्पिटल में आ गया है, हमें किसी भी कीमत पे उसे ये नहीं पता लगने देना चाहिए कि जॉय के बारे में। तभी मिस विवियन उनसे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी। जिसके बाद मिस विवियन मिस्टर जेसन को रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर वो उनसे कहते हैं कि मुझे समर को मिलना है। जिसपे मिस विवियन उनसे कहती है, आखिर तुम उसे कितना परेशान करना चाहते हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने पास्ट में उसके साथ कैसे बिहेव किया है, किस तरह तुमने उसे हर्ट किया है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी और उसे दोबारा हर्ट नहीं करने दूंगी। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं, मैं उसे हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ उससे बात करने के लिए आया हूँ, तुम्हें मुझे उससे मिलने देना होगा। तो मिस विवियन उन्हें अंदर जाने के लिए मना करती रहती है। तभी वहाँ मिस्टर स्प्रिंग आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस समर तुमसे नहीं मिलना चाहती है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, पर वो उन लोगों की बात नहीं मानते हैं। तभी वहाँ मिस्टर जेसन का असिस्टेंट आता है और उनसे आकर कहता है कि एक बुरी खबर है। जिसके बाद उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हुई है। जिसपे मिस विवियन उनसे कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो, एक तरफ से एंगेजमेंट कर रहे हो फिर भी यहाँ समर को परेशान करने के लिए बार बार क्यों आ जाते हो। के बाद उनका असिस्टेंट उनसे कहता है, अभी आपको फौरन घर चलना होगा और एंगेजमेंट को कैंसिल करवाना होगा। अगर ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हुई तो मिस समर आप पे फिर दोबारा कभी भरोसा नहीं करेंगी। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनके साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस नैन्सी अपने घर पर होती है और एंगेजमेंट ड्रेस पहनी होती है और वहाँ पर अपनी मॉम को काफी खुश होकर वो एंगेजमेंट ड्रेस दिखा रही होती है। इतनी देर में मिस्टर जेसन वहाँ आ जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या मैंने ये एंगेजमेंट खत्म करने के लिए नहीं कहा था, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा नैन्सी से। जिसपे मिस नैन्सी कहने लगती है, आखिर तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। जिसके बाद मिस्टर जेसन मिस नैन्सी से कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है मैं तुमसे शादी करूंगा। जिसके बाद मिस्टर जेसन की मॉम कहने लगती है, तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी, तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो। जिसपे मिस्टर जेसन अपनी मॉम को बताते हैं कि मॉम आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या कुछ कहा है। तभी मिस्टर जेसन की मॉम उनसे कहती है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये पता है कि जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी वो नैन्सी नहीं थी बल्कि वो समर थी, लेकिन फिर भी मैं नैन्सी को ही अपनी बहू के रूप में चुना है और मैं चाहती हूँ तुम इससे ही शादी करो। तो क्या हुआ, अगर उसने तुम्हारी जान बचाई है, पिछले 4 साल से जो लड़की तुम्हारे साथ है वो नैन्सी है, इसलिए तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी। जिसके बाद मिस्टर जेसन कहते हैं, मॉम आपको ये सब कुछ पता था फिर भी आप ये चाहती हैं कि मैं इससे शादी करूं। जिस
जिसपे उनकी मॉम कहती है हाँ मुझे ये सब कुछ पता था, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी करो, क्योंकि इसने 4 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है, इसीलिए तुम्हें इससे शादी करनी होगी। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है। तभी उनकी मॉम कहती है क्या तुम भूल गए हो समर ने तुम्हारे साथ क्या कुछ कर रहा था, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उससे शादी करो। जिसपे मिस्टर जेसन उन्हें बताते हैं वो कुछ भी समर ने नहीं किया था, वो सब कुछ इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर किया था। इन लोगों ने समर को ड्रग्स दी थी जिससे, और उसके बाद इन्होंने समर की जगह ले ली थी, जिससे मुझे ये लगा कि हमेशा से यही मेरे साथ थी, पर ऐसा कभी भी नहीं था। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है तो क्या हुआ, अब ये सब कुछ पुरानी बातें हैं, तुम्हें भूल जाना चाहिए। वैसे भी मिस वर्जीनिया फैमिली की उत्तराधिकारी नहीं है, उनकी उत्तराधिकारी मिस नैन्सी है, तो तुम्हें इससे ही शादी करनी चाहिए और हमारे घर के लिए एक उत्तराधिकारी को जन्म देना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जेसन अपनी मॉम से कहते हैं मॉम आपको कुछ नहीं पता, वैसे भी अब आप बूढ़ी हो रही हैं तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए और आपको घर में रहना चाहिए। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं इन दोनों को इस घर से अभी फौरन बाहर निकाल दो। जिसके बाद मिस नैन्सी उनसे कहती है ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं किया था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, भरोसा करो। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी दौलत से प्यार करती हो। जिसके बाद वो उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहते हैं और उनका असिस्टेंट उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस समर हॉस्पिटल में होती हैं और अपने बेटे के पास बैठी होती हैं। तभी वह मिस विवियन आ जाती है और कहती है तुम डरो मत, ये मैं हूँ। जिसके बाद मिस विवियन उनसे कहती है कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। जिसपे मिस समर उनसे पूछती है क्या मिस्टर जेसन जा चुके हैं। जिसपे मिस विवियन उन्हें बताती है हाँ मिस्टर जेसन चले गए हैं, मेरे भाई ने उन्हें यहाँ से निकाल दिया है। जिसके बाद मिस समर उनसे पूछती है वो अंदर कैसे आया। मिस विवियन उनसे कहती है यही तो हम भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर वो अंदर कैसे आ पाया था, बल्कि हमने तो पूरे स्टाफ से ये कह रखा है कि मिस्टर जेसन को हॉस्पिटल में ना आने दिया जाए। जिसके बाद मिस समर काफी घबराते हुए मिस विवियन से कहती है उसने यहाँ का भी पता लगा लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें जॉय का हॉस्पिटल ट्रांसफर कर देना चाहिए। जिसपे मिस विवियन उनसे कहती है नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि ये शहर का सबसे सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पर है, और वैसे भी जॉय की सर्जरी होने ही वाली है, अगर हम यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं तो उसकी सर्जरी का क्या होगा। जिसपे मिस समर उनसे कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, जॉय को अभी भी सर्जरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद मिस विवियन मिस समर से कहती है और तुम फिक्र मत करो, जैसे ही जॉय की सर्जरी हो जाएगी मेरा भाई तुम्हें यूएस भेज देगा, फिर उसके बाद वो तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। जिसके बाद मिस समर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देख रहे हैं मिस्टर जेसन अपने ऑफिस में होते हैं और अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जेसन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि सीनियर फैमिली की सभी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने उन्हें दे रखे थे वो सभी कैंसिल कर दो, और जितनी भी पार्टनरशिप उन्होंने हमारे साथ कर रखी थी वो भी वापस ले लो। मैं चाहता हूँ वो लोग बैंकक्रप्ट हो जाए, मैं उन्हें हर बात की सजा देना चाहता हूँ जो कुछ उन्होंने मेरे साथ और समर के साथ किया है। जिसके बाद मिस्टर जेसन कहते हैं ये सब कुछ मेरी ही गलती है, उसने मुझे पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, उसने मुझे सब सच बताया था, लेकिन मैंने कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। जिसपे उनका सिस्टम उनसे कहता है आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, अगर मिस नैन्सी आपको इस तरह ट्रिक नहीं करती तो आप कभी भी मिस समर को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते। जिसके बाद मिस्टर जेसन का असिस्टेंट उनसे कहता है अगर आप एक बार मिस नैन्सी को सारी बातें क्लियर करेंगे तो हो सकता है वो आपको माफ कर दे। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे माफ कर दे, मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है, अगर वो मुझे माफ करने के लिए तैयार हो गई तो वो जो कुछ कहेगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मिस्टर जेसन के असिस्टेंट के पास कॉल आता है और वो मिस्टर जेसन को बताते हैं कि लियम फैमिली की तरफ से कॉल था और वो चाहता है कि हम सर्जरी को अभी एडवांस में करें। जिसपे वो कहता है मैं एडवांस में सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे बोलो कि मैं पहले समर से मिलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मिस समर को दोबारा से खांसी होती है और उनके मुंह से ब्लड आ जाता है। इस बात को मिस विवियन अपने भाई से पूछती है ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार उसकी खांसी के साथ ब्लड आ जाता है। जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उन्हें बताते हैं उसकी हालत दिन पे दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है, हमें उसकी सर्जरी जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। पर वो इस बात पर मानेगी नहीं, क्योंकि जब तक जॉय की सर्जरी नहीं होगी वो अपनी सर्जरी के लिए नहीं मानेगी। जिसके बाद मिस विवियन उनसे कहती है तो आप जल्दी से कुछ न कुछ सोचो। जिसपे वो कहते हैं मैंने जेसन से बात करी है कि क्या हम सर्जरी जल्दी कर सकते हैं, मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद मिस्टर स्प्रिंग के पास एक कॉल आती है जिसपे वो कहते हैं क्या वो मान गया, वो कॉल कट कर देते हैं। जिसपे मिस विवियन उनसे पूछती है क्या वो मान गया है। जिसके बाद मिस्टर स्प्रिंग वो बताते हैं कि वो सर्जरी जल्दी करने के लिए मान गया है, पर वो कह रहा है कि वो समर से मिलना चाहता है। जिसके बाद मिस विवियन उनसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हम ये बात समर को नहीं बता सकते, अगर उसे पता चल गया कि जो डोनर जॉय को अपना बोन मेरो डोनेट करने वाला है वो जेसन है तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तभी मिस समर वहाँ आ जाती है और कहने लगती है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि
डोनर जेसन है। जिसके बाद वो कहते हैं हमारे पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन हमने उसे ये पता नहीं लगने दिया है कि ये डोनर वो जॉय के लिए बना है। जिसके बाद वो कहती है हाँ ठीक है, अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उससे मिलूंगी। जिसपे मिस विवियन उनसे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैंने जॉय की सारी आइडेंटिटी हाइड कर दी है, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। जिसपे मिस समर उनसे कहती है हम उससे जितना ये सब कुछ छुपाएंगे वो उतना ही ये सब जानना चाहेगा। वो मुझसे मिलना चाहता है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उससे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर मिस समर कहती है नहीं, वो जिससे मिलना चाहता है वो मैं हूँ, तो मैं ही उससे मिलने जाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जेसन अपने ऑफिस में होते हैं और वो काफी सैड होते हैं, जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जेसन के फोन पर मिस समर की कॉल आती है और वो कॉल उठाते हैं। जिसपे मिस समर उनसे कहती है क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? अगर मुझसे मिलना है तो गेट खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। तभी मिस समर कैबिन के अंदर आ जाती है, जहाँ वो कहती है क्या तुमने मुझे मिलने बुलाया था, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मुझे सब कुछ पता चल गया है और वो उन्हें वही फोटो दिखाने लगते हैं। जिसके बाद वो कहती है क्या तुमने सिर्फ ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? जिसपे वो कहते हैं नहीं, मैंने ये बताने के लिए नहीं बुलाया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी मिस समर अपना टॉप स्कर्ट से बाहर कर देती है। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम ये सब क्या कर रही हो? मिस समर उनसे कहती है तुम्हें मेरी जरूरत है ताकि मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकूं। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इस वजह से तुमसे मिलना चाहता था? जिसपे मिस समर कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, ये सब बातें मुझे पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। जिसके बाद मिस समर कहती है ये सब पुरानी बातें हैं, मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद मिस समर वहाँ से जाने लगती है। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा हो सकती हो, चाहो तो मुझे डांट सकती हो, तुम मुझे मार भी सकती हो, पर मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जिसपे मिस समर उनसे कहती है तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिसके बाद वो कहते हैं जिसके बाद मिस समर उनसे कहती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया है? तो फिर तो तुम्हें जब तुम कहाँ थे जब लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे, मुझे घर से निकाल दिया था, मैंने कितना सफर किया, पर तुम जब भी मेरे साथ नहीं थे, जब मिस सीनिया मुझे मेडिसिन देने खाने पर मजबूर करती थी। जिसपे वो कहते हैं तुम किस मेडिसिन की बात कर रही हो? जिसपे वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? क्योंकि मुझे मिस सीनिया हमेशा मेडिसिन लेने के लिए फोर्स करती थी, उन्होंने मुझे एक बार मेडिसिन दी, फिर बार बार वो मुझे हमेशा मेडिसिन देती थी। जिसपे मिस्टर जेसन कहते हैं मुझे ये नहीं पता, मैं सही कह रहा हूँ। जिसपे मिस समर उनसे कहती है तुम्हें नहीं पता और वहाँ से जाने लगती है और उनसे कहती है ये सारी पुरानी बातें हैं, इन्हें भूल जाओ। जिसके बाद मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं हाँ ठीक है, ये पुरानी बातें हैं, इन्हें भूल जाते हैं, चलो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। जिसपे मिस समर कहती है नहीं, हम शुरू से शुरुआत कैसे कर सकते हैं, मैं तुम्हारी गलतियों को नहीं भुला सकती और हमारा अब डिवोर्स हो चुका है, मैं कोई बात याद नहीं करना चाहती। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम मुझसे नफरत करती रहो, लेकिन तुम मुझे एक और चांस दो, मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। जिसपे मिस समर उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुमसे नफरत करती थी पर मैं तुमसे अब और नफरत नहीं करती, क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद मिस समर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जेसन को काफी बुरा लगता है, वो टेबल पे पड़ा सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगते हैं और काफी रोने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस समर रोड पर अकेले जा रही होती है और वो काफी दुखी होती है और जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है, जहाँ पर वो ये सोच रही होती है आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, अब क्यों आखिर मिस्टर जेसन वापस मेरे साथ आना चाहते हैं। तभी मिस्टर स्प्रिंग वहाँ आ जाते हैं और मिस समर उन्हें देखकर उनके शोल्डर पर सर रखकर रोने लगती हैं। तभी वह मिस्टर जेसन भी आ जाते हैं और मिस समर को दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं, जहाँ वो सोचते हैं इसका मतलब वो स्प्रिंग था जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जेसन अपने ऑफिस में होते हैं। मिस्टर जेसन अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि सर्जरी की डेट कब है, जब पर उनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट वेडनेसडे की। जिसपे वो कहते हैं कि मेरा वेडनेसडे का शेड्यूल क्लियर कर दो। जिसपे मिस्टर जेसन के असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि मिस समर आपसे काफी ज्यादा नाराज होकर गई है, मुझे नहीं लगता अब वो सर्जरी के लिए मानेंगी। जिसपे वो कहते हैं पर तुम उस पर प्रेशर बनाते रहो, चाहे वो चाहे या ना चाहे, मैं उसकी हेल्प हमेशा करूंगा क्योंकि उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे वो चुकाना होगा। तभी मिस नैन्सी वहाँ आ जाती है और मिस्टर जेसन से कहने लगती है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, हमारी जीनिया फैमिली की कंपनी टारगेट की जा रही है, सभी लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मैं हमेशा मिस समर की हेल्प करता था और जो कुछ उनका है वो सब मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? जिसपे मिस नैन्सी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो जीनिया फैमिली की बेटी मैं हूँ और उनकी सारी जायदाद भी मेरी ही बनती है। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता
पता लगा लिया है, जिससे मुझे क्लियर पता चल चुका है कि जीने की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद मिस समर के नाम करी थी और तुमने उसकी आइडेंटिटी चुराई और जो कुछ था उसका सब कुछ चुरा लिया और उसे पॉइजन भी दिया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। जिसपे मिस नैन्सी उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये उस समर ने किया है, उसने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया है। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जिसपे मिस नैन्सी उनसे कहती है क्या तुमने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई है? जिसपे मिस्टर जेसन कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। जब मुझे तुम पर शक हुआ तो मैंने अपने लोगों को तुम्हारे पीछे छोड़ दिया और जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जिसपे मिस नैन्सी उनसे कहती है हाँ ठीक है, अगर इन सब चीजों में मेरी गलती थी फिर भी पिछले 4 साल से जो तुम्हारे साथ है वो मैं हूँ, समर नहीं। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं अगर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया होता तो तुम मेरे साथ नहीं होती, हमेशा समर ही मेरे साथ होती। जिसके बाद मिस्टर जेसन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इस लड़की को फौरन यहाँ से बाहर निकाल दो। उनके असिस्टेंट मिस नैन्सी को बाहर निकाल देते हैं। मिस्टर जेसन के असिस्टेंट वापस आते हैं और कहते हैं हमने सिक्योरिटी से कह दिया है, अब कोई मिस नैन्सी को वापस अंदर नहीं आने देगा। जिसके बाद मिस्टर जेसन अपने असिस्टेंट से कहते हैं जो कुछ जिन्हें फैमिली का है वो सब कुछ मिस समर के नाम पे ट्रांसफर करवा दो, मैं उसका सब कुछ उसे वापस करना चाहता हूँ। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस नैन्सी ऑफिस से बाहर जाने के बाद गाड़ी में बैठी होती है। मिस नैन्सी अपनी गाड़ी में बैठी होती है और मिस समर के बारे में ये सब कुछ सोच रही होती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो आज जेसन ये सब कुछ मेरे साथ नहीं करता। तभी वो देखती है मिस समर रोड क्रॉस कर रही होती है और उनके पीछे पीछे मिस्टर स्प्रिंग भी होते हैं। उन्हें देखकर मिस नैन्सी के दिमाग में ये आइडिया आता है कि अगर आज ये मर जाए तो शायद मैं और जेसन दोबारा से साथ हो सकते हैं और वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए मिस समर की ओर लेकर जाने लगती है। जिसके बाद वो मिस समर को अपनी गाड़ी से उड़ा देती है, जिससे मिस समर के काफी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और मिस्टर स्प्रिंग उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। तभी मिस नैन्सी गाड़ी में बैठकर सोच रही होती है क्या सच में मैंने किसी को चोट पहुंचाई है और वो काफी डर जाती हैं। जिसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती हैं और कहती है मॉम आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मैंने समर को अपनी गाड़ी से हिट कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर स्प्रिंग मिस समर को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और वार्ड के बाहर होते हैं जहाँ मिस विवियन आ जाती है और डॉक्टर स्प्रिंग से पूछने लगती है ये सब कैसे हुआ, समर का एक्सीडेंट कैसे हो गया और ये किसने किया, क्या तुम्हें पता है? जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उन्हें बताते हैं ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी ने जानबूझकर समर को चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। जिसपे मिस विवियन उनसे पूछती है तो क्या तुम्हें पता है वो कौन है? जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उन्हें बताते हैं मिस नैन्सी ने मिस समर का एक्सीडेंट किया है। जिसके बाद मिस विवियन उनसे कहती है ये नैन्सी आखिर चाहती क्या है, कब तक समर को चोट पहुंचाने की कोशिश करती रहेगी? तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर आती है और उन लोगों को बताती है कि मिस समर का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस्ट हो गया है और हमें जरूरी बहुत ब्लड की जरूरत है। जिसपे मिस विवियन उनसे कहती है हाँ मुझे पता है, मिस समर का ब्लड ग्रुप भी काफी रेयर है। जिसपर डॉक्टर उनसे कहती है हाँ उनका ब्लड ग्रुप काफी रेयर है और हमारे ब्लड बैंक में ये इस टाइप का ब्लड अभी नहीं है, तो हमें जल्द से जल्द कोई डोनर ढूंढना होगा। जिसपे मिस विवियन उनसे कहती है मुझे पता है किसका इस टाइप का ब्लड है। तभी मिस विवियन मिस्टर जेसन को कॉल करती है जहाँ मिस्टर जेसन उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिसपे मिस विवियन उन्हें बताती है कि तुम्हें अभी बहुत जल्दी मिस समर की हेल्प करनी होगी। तभी दूसरे ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर जेसन उन्हें ब्लड देकर आ चुके होते हैं और मिस्टर जेसन मिस विवियन से पूछते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने मिस समर का एक्सीडेंट किया है। जिसपे मिस विवियन उनसे कहती है तुम इस तरह पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि किसने समर का एक्सीडेंट किया है। जिसपे मिस विवियन उन्हें बताती है और कौन हो सकता है, वही है मिस नैन्सी जो हमेशा मिस समर को चोट पहुंचाना चाहती है। जिसपे वो कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जिसपे मिस विवियन मिस्टर जेसन को काफी सुनाने लगती है और कहती है अब तुम्हें इन बातों से क्यों फर्क पड़ता है, क्या तुम भूल चुके हो तुमने पास्ट में मिस समर के साथ क्या कुछ करा है, उसने कितनी मुश्किल से जिंदगी काटी है, वो किस तरह रहा करती थी, उसके पास किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी और अब तुम्हें ये सब कुछ जानने की पड़ी है। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ और मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। तभी डॉक्टर दोबारा से वार्ड से बाहर आती है और कहने लगती है इतना ब्लड भी काफी नहीं है, हमें और ब्लड की जरूरत है। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मेरा ब्लड ले लो। जिसपे डॉक्टर उनसे कहती है तुम ऑलरेडी डोनेट कर चुके हो और नहीं ले सकते। जिस मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम मेरी बॉडी का सारा खून ले लो पर मिस समर ठीक होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस समर वार्ड में होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस नैन्सी की मॉम उन्हें सड़क पर ढूंढ रही होती है। तभी मिस नैन्सी उन्हें आवाज लगाती है, वो कार के पीछे एक कोने में छिपी होती है। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे मिलती है और उन्हें खाने के लिए कुछ देती है। जिसपे मिस नैन्सी उनसे पूछती है क्या सच में मैंने किसी को चोट पहुंचाई है? जिसपे वो कहती है वो समर ये डिजर्व करती थी और उसके चक्कर में मैं तुम्हें और सफर नहीं करने दूंगी। जिसके बाद मिस नैन्सी की मॉम उन्हें कुछ पैसे देती है और कहती है तुम ये पैसे रखो और ये शहर छोड़कर चली जाओ। तभी मिस्टर जेसन वहाँ आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो दोनों काफी शॉक हो
जाती हैं और कहने लगती हैं कि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिसपे मिस्टर जेसन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उसे पकड़कर इधर लाओ, जिसके बाद उनके असिस्टेंट उन्हें पकड़कर गाड़ी में बंद कर देते हैं और उनकी मॉम मिस्टर जेसन से कहती है मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मुझे सब पता है किसने क्या किया है। जिसपे उनकी मॉम कहती है हाँ ठीक है, हम मानते हैं हमारी गलती है, पर प्लीज मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। जिसके बाद मिस्टर जेसन मिस नैन्सी को लेकर एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ मिस नैन्सी मिस्टर जेसन से कहती है मैंने कुछ नहीं करा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, समर खुद मेरी गाड़ी के आगे आई थी। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम इस तरीके के बहाने बना रही हो। जिसपे मिस नैन्सी उनसे कहने लगे हैं मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने बहुत गलत किया है, पर मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुमने हमेशा ही मिस समर को चोट पहुंचाने की कोशिश करी है, मैं तुम्हें इस बात पर कभी माफ नहीं करूंगा। जिसपे मिस नैन्सी उनसे कहती है मुझे जाने दो, मैं जेल नहीं जाना चाहती, वरना तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम जेल नहीं जाना चाहती, ठीक है मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन ये सोच लो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और वो वहाँ से ही कहकर जाने लगे हैं। अभी मिस नैन्सी उनसे कहती है मैं उसके बेटे को बोन मेरो दे दूंगी। जिसे वो कहने लगा है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तभी मिस नैन्सी उन्हें बताती है मिस समर का एक बेटा है और उसे लुकीमिया है, तो मैं उसे बोन मेरो देने के लिए तैयार हूँ, जिससे वो ठीक हो जाएगा। जिससे वो कहते हैं क्या कह रही हो। तभी वो उन्हें पूरी बात बताती है कि मिस समर का एक बेटा है और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, वो तुम्हारा ही बेटा है, मैंने उसे एक बार हॉस्पिटल में देखा था। जो सुन के मिस्टर जेसन काफी खुश होने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जेसन अपनी गाड़ी में बैठकर मिस्टर लियम को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम मुझे बताओगे जिसकी सर्जरी होने वाली है क्या वो मेरा और मिस समर का बेटा है। जिसपे मिस्टर लियम काफी शॉक हो जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें ये पता है। जिसपे वो कहते हैं मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस्टर लियम हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ मिस्टर जेसन जाते हैं और मिस्टर लियम के जाते ही एक थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं मेरा और समर का बेटा था, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिसपे डॉक्टर स्प्रिंग उनसे कहते हैं कि जो कुछ तुमने समर के साथ किया तुम्हारा कोई हक नहीं बनता था ये जानने का जॉय के बारे में। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे उससे अभी मिलना है, मुझे लेकर चलो। जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं मैं तुम्हें उससे नहीं मिला सकता। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज मुझे उसे एक बार दिखाने ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जिसपे मिस्टर स्प्रिंग उनसे कहते हैं आज नहीं हो सकता, शायद मैं तुम्हें कल लेकर चलूँ। जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूँ, मुझे उसके पास लेकर चलो। जिस डॉक्टर लियम उनसे कहते हैं अपनी हालत देखो, अगर मैं तुम्हें उससे मिलाने ले गया तो वो तुम्हें देखकर डर जाएगा। मिस्टर जेसन अपना हुलिया थोड़ा ठीक करते हैं और मिस्टर स्प्रिंग मिस्टर जेसन को जॉय को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और उसे देखने के लिए कहते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जॉय अंदर है, आप अपनी आवाज धीमी रखना। तभी मिस्टर जेसन जॉय को दूर से खड़े होकर देखते हैं और कहते हैं क्या इसका नाम जॉय है। जिसपे वो कहते हैं हाँ इसका नाम जॉय है। जिसपे वो कहते हैं सर्जरी के बाद कितने % चांस है कि ये ठीक हो जाएगा। जिसपे वो उन्हें बताता है कि तुम दोनों का बोन मेरो बिल्कुल मैच हो चुका है, 90% चांस है कि सर्जरी के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है इन लोगों को सेंट्रल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दो। जिसपे डॉक्टर स्प्रिंग उनसे कहते हैं अभी इनकी हालत इस तरह की नहीं है कि इन्हें किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए। जिसपे वो कहते हैं ठीक है तो फिर मैं अपने डॉक्टर को यहाँ पर ट्रांसप्लांट के लिए बुला लेता हूँ। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। तभी मिस विवियन आ जाती है और आते ही मिस्टर जेसन के एक थप्पड़ मार देती है। तभी 3 शिफ्ट होता है और वो सभी लोग एक वार्ड में बैठे होते हैं, जहाँ मिस विवियन उनसे कहती है मुझे नहीं पता था तुम उसे देखने गए हो, मुझे लगा शायद तुम हानि पहुंचा सकते हो, क्या पता किस तरह बेचारी समर ने अब तक की अपनी जिंदगी बिताई है वो किस तरह रहती थी, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें क्या पता कैसे रहा जाता है। तभी मिस्टर जेसन को खांसी होती है और उनके मुंह से ब्लड आ जाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जेसन हॉस्पिटल के वार्ड में एडमिट होते हैं और उनका असिस्टेंट उनके पास खड़ा होता है। तभी मिस्टर जेसन को होश आ जाता है और वो उठ जाते हैं, पर उठते ही वो मिस समर करने लगते हैं और मिस समर के रूम में चले जाते हैं, जहाँ वो बेहोश होती है और उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और वो मिस समर को बताने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ, पर मुझे लगा मिस नैन्सी ने मेरी जान बचाई है इसीलिए मैंने उन्हें अपने साथ रखा था, लेकिन मैंने कभी भी नैन्सी के साथ वो रोमांटिक रिलेशन नहीं बनाया, मुझे लगा शायद ये सब कुछ मेरी बीमारी की वजह से हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था, तुम्हें उठना होगा, उठो और उठकर मुझे मारो, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। तभी जॉय वहाँ आ जाता है। जॉय को देखकर मिस्टर जेसन कहते हैं कि क्या तुम जॉय हो, पर जॉय उन्हें देखकर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है आप बैड गाय हो, आप बहुत बुरे हो, मैंने आपको देखा था, आप मेरी मम्मी को बुली कर रहे थे उस बैड लेडी के साथ मिलकर। तभी मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं क्या तुमने मुझे देखा था। और मिस्टर जेसन कहते हैं मैं बैड गाय नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिसपे वो कहते हैं नहीं तुम मेरे डैड नहीं हो, तुम एक बैड गाय हो और चले जाओ यहाँ से, क्या तुम्हारी ही वजह से मेरी मॉम आज इस हालत में है।
हैं, जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं हाँ मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती की वजह से आज तुम्हारी मॉम की ये हालत हुई। तभी जॉय मिस्टर जेसन को धक्का मार देता है और मिस विवियन वहाँ आ जाती है। मिस विवियन को देखते ही जॉय कहने लगता है विवियन मेरी मदद करो, ये बैड गाय है, इसे यहाँ से बाहर निकालने में जॉय की मदद करो। मिस विवियन जॉय से कहती है तुम काम डाउन हो जाओ, क्या डॉक्टर ने तुमसे स्टिल रहने के लिए नहीं कहा? तभी जॉय विवियन से कहता है मॉमी की तबीयत खराब है, तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे इनसे मिलने नहीं आने दिया। जिसपे मिस विवियन उनसे कहती है कि नहीं ये बीमार नहीं है, ये सिर्फ सो रही है और जब जॉय ठीक हो जाएगा तो ये जरूर उठ जाएंगी। जिसके बाद जॉय अपनी मॉमी के पास जाता है और कहने लगता है मॉमी आप कब उठोगी? जिसके बाद मिस्टर जेसन स्प्रिंग से कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द सर्जरी करवाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जॉय और मिस्टर जेसन सर्जरी रूम में जाते हैं और उसके बाद उनकी सर्जरी हो जाती है और जॉय वार्ड में आ जाता है और मिस विवियन जॉय के पास बैठी होती हैं। जिसके बाद जॉय को होश आ जाता है और मिस विवियन कहती है जॉय तुम्हारी सर्जरी बहुत अच्छी हुई है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम छोटे से बच्चे। जिसपे वो कहता है हाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसके बाद मिस विवियन जेसन की तरफ देखते हुए बताती है कि ये अच्छे अंकल हैं, इन्होंने तुम्हारी मदद करी है। जिसके बाद जॉय मिस्टर जेसन को थैंक यू बोलता है और कहता है आपने मेरी मदद करी है, आप अच्छे अंकल हो, आप बैड गाय नहीं हो। जिसके बाद वो कहते हैं मिस्टर जेसन जॉय के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं तो क्या अब तुम मुझे माफ कर सकते हो? जिसे जेसन जॉय से पूछते हैं तभी जॉय उनसे कहता है आपने मुझसे माफी मांग ली है, इसका मतलब आप अच्छे हो। मिस्टर जेसन कहते हैं हाँ जो लोग माफी मांग लेते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं। जिसके बाद जॉय मिस्टर जेसन से कहता है तो क्या आप मुझे मेरी मॉम के पास ले जा सकते हैं, वो मुझे देखेंगी तो जरूर उठ जाएंगी। मिस्टर जेसन जॉय को लेकर समर के पास जाते हैं जहाँ वो बताते हैं कि जॉय की सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है और अब जॉय बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जॉय बेमी समर से बात करने की कोशिश करते हैं और कहता है मॉमी आप अब भी क्यों नहीं उठ रही हैं? जॉय अब कितना अच्छा लड़का बन चुका है, मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं अब आपको कभी गुस्सा भी नहीं दिलाऊंगा, प्लीज उठ जाइए। पर मिस समर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती है। जिसके बाद जेसन भी मिस समर से कहते हैं कि जॉय बहुत अच्छा बच्चा है, तुम्हें उठना होगा, पर मिस समर उठ नहीं रही होती है। तभी कहानी 4 महीने आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं मिस्टर जेसन मिस जॉय के साथ अपने घर पर खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस विवियन आ जाती हैं और कहती हैं तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए अचानक से? तभी मिस्टर जेसन उन्हें बताते हैं आज मेरी और समर की एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा जॉय को यहाँ पर ले आऊं, इससे शायद समर की तबीयत में कुछ सुधार हो जाए। जिसके बाद मिस विवियन पूछती है तो समर कहाँ पर है? जिसके बाद मिस्टर जेसन उन्हें समर के रूम में लेकर जाते हैं जहाँ हम देखते हैं मिस समर को होश आ चुका होता है और वो बैठी होती है, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली तुम्हें होश आ गया, तुम 4 महीने से कोमा में थी, हमें लगा तुम्हें अब कभी होश नहीं आएगा। इसमें मिस समर उनसे कहती है अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे होश आ चुका है और अब मैं बिल्कुल। जिसके बाद मिस्टर जेसन भी कहते हैं ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया है। तभी मिस्टर जेसन को देखते हुए मिस समर उनसे कहती है आप कौन है, क्या मैं आपको जानती हूँ? जिसपे मिस्टर जेसन उनसे कहते हैं तुम ये कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती? तभी मिस समर उनसे कहती है आप कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं पर मैं आपको नहीं जानती। जिससे मिस्टर जेसन काफी शॉक हो जाते हैं और मिस समर से बार बार पूछने लगते हैं और कहते हैं ध्यान से सोचो, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं जेसन हूँ, तुम्हारा जेसन। जिसपे मिस विवियन उनसे पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो? जिसपे वो कहती है हाँ तुम विवियन हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और जॉय को भी वो पहचान लेती है पर मिस्टर जेसन उन्हें याद नहीं आते। जिसपे मिस विवियन उनसे कहती है तुम काम डाउन हो जाओ, अभी अभी उसे होश आया है। मगर मिस्टर जेसन उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं और जबरदस्ती मिस समर से कहते रहते हैं तुम ध्यान से याद करने की कोशिश करो मैं कौन हूँ। जिसके बाद मिस्टर जेसन बाहर चले जाते हैं और मिस विवियन स्प्रिंग को फोन करती है और कहती है जल्दी से जेसन के घर पर आओ, समर को होश आ गया है। जिसपे वो मिस समर ऐसे रिएक्ट करती है क्या स्प्रिंग का फोन था, इसका मतलब वो स्प्रिंग भी उन्हें याद है। मिस्टर जेसन रूम से बाहर जाते हैं और मिस विवियन भी उनके पीछे जाती है जहाँ मिस्टर विवियन से पूछते हैं ऐसा आखिर क्यों हुआ, उसे सब लोग याद है, सिर्फ वो मुझे ही भूल गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मिस्टर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसे पेन एनीमिया हुआ है जिसमें इंसान अपनी सारी पेनफुल मेमोरीज भूल जाता है। जिन चीजों ने उसे पहले कभी दुख पहुंचाया था उसे उन चीजों के बारे में याद नहीं है और उसे अपनी सारी गुड मेमोरीज याद है। जिसपे मिस्टर जेसन उससे कहते हैं इसका मतलब वो सिर्फ मेरे ही बारे में भूल गई है क्योंकि सिर्फ मैंने ही उसे हमेशा दुख पहुंचाया है। अभी मिस्टर जेसन वापस रूम में आते हैं जहाँ मिस समर सो रही होती है और यहीं पर ये ब्यूटीफुल सा नाटक खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।